Okay, let us start for today's session. I hope the assignment that I have shared with you people, you have noted it down. Everyone, noted? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Hardly 2 to 3 lines Yes, were sir. there. Yes, sir. Hardly 2 to 3 lines were there in which एक तो था प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस एंड एक था काउपर ग्लैंड का होमोलोगस. सरदार, what was the homologous for Cowper's? Lower. What was the homologous for Cowper's gland? Greater vestibular gland. Okay, उसका दूसरा नाम Bartholin's gland. Bartholin's gland. लिखते लिखते इतना समझ में आ जाना चाहिए. Bartholin gland. And what was the homologous to prostate gland? Lower vestibular. Lower. Paraurethral. Lower vestibule, paraurethral. ना? चलिए, तो ये दोनों जनरल, मतलब इसको glands of skinny भी लिखा गया है. देखा आपने? Yes, sir. ग्लैंड्स ऑफ स्किनी किसको लिखा है? पैरायूरेथ्रल को. लेजर वेस्टिबुलर और ग्रेटर वेस्टिबुलर को बार्थोलिन. सो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड्स ऑफ स्किनी और जो प्रोस्टेट का होमोलोगस है, और बार्थोलिन जो कि होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड. चलिए, सो टेकिंग अ क्विक रिव्यू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम. We had gone through the complete steps. Three major steps were. What were the three major steps? Pre-fertilization events. Pre-fertilization and post-fertilization. Yes. Pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization की event चैतन्य steps में बताइए. Pre-fertilization events की steps. चैतन्य. Chaitanya, are you there? Prathamesh, are you there? अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? Different steps of pre-fertilization events in humans. Gametogenesis, बोलिए. Oogenesis. Gamete transfer. सही कर रहे हो, मतलब कितना रैंडम चलोगे तुम लोग यार. मतलब तुम लोगों से पूछना ही बेकार है, क्लास का टाइम खराब करने वाली बात. एनीवेज, मैं भी छोड़ देता हूँ. स्टे ट्यून्ड विद योर एटीट्यूड. मैंने आपको सारी इवेंट्स बताई, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस से लेकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पार्चुरेशन तक डिटेल मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया. उस फ्लो चार्ट को बताने के बाद वी हैव डिस्कस्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने समझा, उसमें मैंने आपको 2-3 डायग्राम्स बताए, जिसमें कंप्लीट पाथ मैंने बताया, और फिर कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बताए टेस्टिस में. फिर मैंने उसमें आपको टीएस बताया, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का. पूरा वो स्ट्रक्चर समझने के बाद मैंने आपको उसका डिसऑर्डर्स बताए. डिसऑर्डर्स बताने के बाद मैंने एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आपको बताए. ऐसा करके हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया. उसके बाद था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ओवरऑल मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया. उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको एक्सेसरी ग्लैंड में ब्रेस्ट ग्लैंड्स बताई. मेरे पढ़ने के दौरान कुछ और मेरे को दिखा जो मैं शायद शेयर नहीं किया था आपसे, तो वो मैंने आज आपसे शेयर कर दिया, जिसमें होमोलोगस थी कुछ ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए. उसके बाद मैंने आपको उसका भी दोनों सिस्टम का रिप्रोडक्टिव कंट्रोल बताया, हार्मोनल कंट्रोल बताया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. परफेक्ट. मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हमने देखा.
सेम एज इन केस ऑफ मेल, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी कुछ डिसऑर्डर्स देखे। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड द गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हमने स्टार्ट किया गैमेटोजेनेसिस। वो गैमेटोजेनेसिस जब हमने पढ़ना शुरू किया तो दो पार्ट पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। वो मैंने बोर्ड पर अभी लिखा रखा है, जो ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका। आई एम टेकिंग इट क्विक रिव्यू एंड आई विल कम टू द क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया। उस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या था, पहले तो ये बता दूं, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आफ्टर बर्थ, बराबर, जब प्यूबर्टी पर आएगा। आफ्टर बर्थ ही लिखने के बजाय उसको और मैंने लिख देना चाहिए एट प्यूबर्टी, है ना। और वहां पर मैंने लिख दिया बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ में मैंने आपको ये भी स्पेसिफाई किया कि बिफोर बर्थ मींस जब फीमेल यानी मदर के वॉर्म में फीमेल फीटस डेवलप हो रहा है, तो उस फीमेल फीटस की ओवरी में वो काम शुरू हो गया, कई सारे फॉलिकल्स बन जाते। वो कहां पर आकर स्टक होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, दैट इज oogonia। देयर आर सो मेनी ओगोनियास, बहुत छोटे छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाए, जिसको एफएसएच फिर स्टिमुलेट करके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, उस पर बात है। ओवरऑल गैमेटोजेनेसिस, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, देयर आर 3 स्टेप्स: multiplication phase, growth phase and maturation phase. Multiplication phase, there is continuous mitotic divisions, whatever the case is, whether it is spermatogenesis or it is oogenesis. In case of spermatogenesis or oogenesis, the cells, first cell जहां से वो डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हुआ होगा कि अब ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसको मैंने 2n डिप्लॉइड सेल को कह दिया PMG, प्रीमॉर्डियल जर्मिनल सेल। और शायद इसीलिए मैंने आपको एक टेबुलेटेड फॉर्म में सारे अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझाया कि कौन कौन से डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, फीमेल का डक्टस पार्ट किससे बनता है, मेल का डक्टस पार्ट किससे बनता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। परफेक्ट। उस मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद कंटेंस जो बनता है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, और उधर जो बनेगा दैट इज oogonia। ये स्पर्मेटोगोनिया और oogonia ये ग्रोथ फेज में एंटर कर, जहां स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में सारे स्पर्मेटोगोनिया एंटर कर जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने में ग्रोथ फेज में, वहीं पर oogonia इन अ मंथ, यानी इन अ मंथ मींस 28 डेज का साइकिल, उस 28 डेज के साइकिल में केवल एक एंटर करता है ग्रोथ फेज, यानी एक साइकिल में एक एंटर करता है एबनॉर्मली। क्योंकि अभी आपकी एज में बहुत सारे सवाल दिमाग में आने शुरू हो गए कि ट्विंस के केस में क्या होगा, क्या एक से ज्यादा हुआ नहीं बन सकता, क्या बन सकता, सुपर ओव्यूलेशन भी होता है, और कई दफे हम ARTs में पढ़ेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, दोज दे डोंट हैव देयर बेबीज, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे कपल्स को सुपर ओव्यूलेशन के थ्रू IVF करने के लिए सुपर ओव्यूलेशन के थ्रू ओवास के नंबर ज्यादा बनाए जाते हैं। और सिर्फ यही केस नहीं, तो आप अभी पढ़ेंगे जब भावना मैडम आपको पढ़ा रही होंगी स्ट्रैटेजीज, उसमें आप पढ़ेंगे सुपर ओव्यूलेशन किया जाता है, टेक्निक होती है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एक अच्छी वैरायटी के काऊ को सुपर ओव्यूलेशन के थ्रू बायोलॉजिकल मदर बनाया जाता है, फिर उससे ओवा कलेक्ट करके फर्टिलाइज, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज करवाया जाता है इन विट्रो, और फिर उसको सरोगेट काउज में जिनका ओवा नहीं, बायोलॉजिकल मदर अलग, सरोगेट मदर अलग, कैटल्स के केस में, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सुपर ओव्यूलेशन भी होता है, इंडक्टिव भी होता है और नेचुरल भी होता है, बट नेचुरल केस में 1, 2, मैक्स टू मैक्स 3, मतलब इससे ज्यादा बहुत ज्यादा एबनॉर्मल केस यदि बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बराबर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फॉलिकल्स का बनना भी सिस्ट को इंडिकेट कर देता है कि बहुत छोटे छोटे फॉलिकल बन जाते हैं जो ग्रो ही नहीं होते, और थोड़ी ग्रोथ के बाद वो स्टक हो जाते हैं, वो सिस्ट फॉर्म कर ओवेरियन सिस्ट। तो खैर इसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट इन अ नॉर्मल केस वी आर कंसीडरिंग कि ग्रोथ फेज में एक एंटर करता है, यहाँ सारे एंटर। परफेक्ट। जब यहाँ पर एक एंटर किया, यहाँ सारे एंटर किए स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये कहलाते हैं प्राइमरी oocyte। इधर पे था oogonia, इधर पे था स्पर्मेटोगोनिया, इधर पे प्राइमरी oocyte, इधर पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये एंटर करता है मैच्योरेशन फेज में। जब ये मैच्योरेशन फेज में एंटर करते हैं तो उसके बाद 2 डिवीजन होते हैं, पहला रिडक्शन डिवीजन,
दूसरा इक्वेशनल डिवीजन। सो इन केस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो नॉर्मल, ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक और एक पोलर। और इसके बाद यहां मैंने रेड लाइन खींच दी थी कि इसके बाद ये कहानी होती ही नहीं, ये कहानी होती तब है जब फर्टिलाइजेशन या स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है ओवा को। परफेक्ट। तो अब जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाएगा ओवा को तो वो दूसरा डिवीजन होगा, लेकिन यहां पर वो दूसरा डिवीजन भी हो जाता है जिसे आप इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और उसके बाद जो बनता है दैट इज स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोलियोसिस की प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ जो ल्यूमेन में आया। राइट डॉक्टर बशीने, क्लियर है? जबकि Yes, sir. ये स्टक हो गया था, ये स्टक होने के बाद यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte के बाद की प्रोसेस ये तब होगी जब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा या पेनिट्रेट करेगा। मतलब फर्टिलाइज भी नहीं कहूंगा मैं, जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन। जैसे ही वो पेनिट्रेट करता है वो बचा हुआ सेकेंडरी डिवीजन पूरा हो जाता है, बचा हुआ इक्वेशनल डिवीजन पूरा हो जाता है। एज सून एज स्पर्म पेनिट्रेट वो ओवा जो अभी एक ओवा और एक पोलर बॉडी के फॉर्म में पड़ा, डिटैच नहीं अटैच, ओवा और उसके साथ अटैच्ड पोलर बॉडी। क्योंकि आप समझिए डिवीजन पूरा नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस कहां से हो जाएगा? अभी तो इंटरकाइनेसिस की स्टेज है ना। मियोसिस को याद करो, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो जाता, इंटरकाइनेसिस होता, और उसके बाद फिर 4 सेल अलग अलग होती है और साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर अपन ने एक ओवा के साथ ही दिखते समय समझने के लिए अलग अलग रखा है, इसके साथ ही एक पोलर बॉडी और उसके बाद ये पेनिट्रेट जैसे ही करेगा तो ये डिवाइड कर लेगा जो रुका हुआ डिवीजन था, और फिर से एक नॉर्मल ओवा बनेगा जिससे एक्चुअली फर्टिलाइज करेगा, और उसके बाद फिर एक पोलर बॉडी छोटी सी बनेगी, और ये पोलर बॉडी भी उसके साथ डिवाइड हो जाएगी तो 2 पोलर बॉडी, तो ऐसे 3 पोलर बॉडीज। तो ऐसा करके मैंने इन जनरल आपको प्रोसेस बताई थी। अब इसमें मुझे आपको इससे पहले कि मैं डिफरेंशिएशन बताऊं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ईआर का क्या होता है, इससे पहले कि मैं आपको वो डिफरेंशिएशन बताऊं, एक सवाल मैंने पूछा। If a lady of 25 years having 2 child and she has started her menstruation at the age of year 12, so how many ovaries she produced till date and how many polar bodies she produced till date? Anyone? Repeater batch? 145 Yogesh, 145 क्या? polar bodies. 145 polar bodies. अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर क्योंकि 13 इयर्स उसकी एज है 25 और मेनाक शुरू हुआ था 12 इयर्स में, तो उसकी टोटल 13 इयर्स में वो ओव्यूलेशन कर सकती है, और 1 ईयर में 13 टाइम्स ओव्यूलेशन होता है। 13 into 13 169 और 2 चिल्ड्रन है जिसके कारण 30 मंथ्स का गैप पड़ा है, तो 169 माइनस 30 इज 139, और 2 चिल्ड्रन हुए इसके कारण 6 पोलर बॉडीज एक्स्ट्रा हुए, क्योंकि अगर फर्टिलाइज होता है तो 3 पोलर बॉडीज बनते हैं, तो 2 चिल्ड्रन हुए इसके लिए 6। सर 143 होंगे। लास्ट में थोड़ा गड़बड़ कर गए। प्रथमेश मन में कुछ बताना चाह रहे हैं? सर टोटल पोलर बॉडीज 143 होंगे क्योंकि उसमें पहले ही एक एक काउंट हो जाएंगे। टोटल पोलर बॉडीज 143 होंगे। 143, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रथमेश। और ओआ 139। परफेक्ट। अब ये कैसे 139 और 143? मानसी समझ में आया आपको? सर पोलर बॉडीज 143 कैसे, वो नहीं समझा। अपूर्वा मैडम समझ में आया आपको? हाँ सर। परफेक्ट, वेरी नाइस प्रथमेश भाई, बहुत बढ़िया। इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एमआर बैच बट इट इज डन बाय परफॉर्म्ड बाय एमपी बैच। वेरी नाइस। मानसी मैडम ऐसा है, सरदार जी ऐसा है उसमें कि यदि वो फर्टिलाइज हो गया है, 2 बार ओवा फर्टिलाइज हो गया, तो Yes, 2 बार ओवा फर्टिलाइज हो गया तो ओवा तो काउंट कर लिया आपने, 139 हो गया। 169 में से 30 माइनस कर दिए, क्योंकि एक बच्चे का 9 महीने, दूसरे बच्चे का 9 महीने का गेस्टेशन, फिर 6-6 महीने की फीडिंग जो स्टैंडर्ड कंसीडर की जाए, तो एक बच्चे के पीछे 15 महीने छोड़ दिया जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आया हो, यानी 15-15 30 ओवा नहीं बने होंगे, तो अपने माइनस कर दिए 1। अभी जो 139 है इसमें मुझे 4 पोलर बॉडीज जोड़नी पड़ेंगी, एक बच्चे के जन्म की 2 पोलर बॉडीज एक्स्ट्रा, क्योंकि एक तो मैं ओवा के साथ कंसीडर कर ही लिया
जितने ओवा बने उतनी पोलर बॉडी तो मैं कंसीडर कर ही लिया 139 मानसी, जितने ओवा उतनी पोलर बॉडी तो कंसीडर कर ही लिया जो मेंस्ट्रुएशन में निकली होगी मानसी, अग्री? यस सर। अब एक बच्चे के जन्म के समय जब पहला बच्चा जन्म लिया होगा तो उसकी 2 पोलर बॉडी एक्स्ट्रा काउंट करनी पड़ेगी ना, एक तो काउंट कर ही लिए मैं, 2 एक्स्ट्रा काउंट करनी, टोटल 3 होती हैं, अग्री? यस सर। ऐसा करके एक बच्चे की 2 और दूसरे बच्चे की 2, 4 मैंने काउंट कर ली। सरदार? यस सर, समझा। परफेक्ट, वेरी नाइस। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा सवाल कोई आता है जो मुझे नीट में थोड़ा मुश्किल लगता है बट रेजोनेंस के एग्जाम में आता है, और जो 12th हैं केवीपीवाई के एग्जाम सब देने जाएंगे तो संभव तो गुंजाइश बने, है ना? एक सवाल इंस्टेंट जवाब दीजिएगा अनम्यूट करके। डॉक्टर झा, अदिति, सॉरी डॉक्टर दास, अदिति दास, आर यू देयर? यस सर। एक्सपेक्टिंग द इंस्टेंट आंसर, क्योंकि सबसे पहला नाम आप ही का दिखता है मुझे, expecting the instant answer from the first candidate, Dr. Aditi Das. The question is, a 25-year lady, menstruation onset menarche is on age of 12. There are 2 children. One children, एक बच्चे की एज उतनी ही है जितने साल में उसका मेनार्च आया था। एक बच्चे की एज उतनी है जितने में उसका मेनार्च आया था उस लेडी का, और दूसरे बच्चे का जन्म डेथ हुई थी मतलब स्टिल बर्थ हुआ था। 2 बच्चे हुए हैं, एक स्टिल बर्थ था और एक बच्चे की उम्र उतनी ही है जितना उसका मेंस्ट्रुएशन आने में समय लगा, यानी 12 साल। अब मुझे बताइए उस लेडी ने कितने ओवर कितनी पोलर बॉडी बना? रोहन का आंसर आ गया है 132 एंड 136। अच्छा, अपूर्वा, अपूर्वा आंसर। लोकेशा, अथर्व पारीक, चैतन्य, क्या ही कर रहे हो यार? अमृता, शुभम सर पशीने। क्वेश्चन नहीं समझा ठीक से। क्वेश्चन नहीं समझा क्या? सिंपल क्वेश्चन मैंने बोला, 25 साल की लेडी है, यदि यही लेडी होती और मैं आपसे कहता कि इसका एक बच्चे का स्टिल बर्थ हुआ है, स्टिल बर्थ मतलब डेड बर्थ हुआ है, डेथ हुई मतलब बर्थ होते से इसकी कहानी खत्म हो गई, मतलब बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ, और एक जो है उस बच्चे की उम्र उतनी ही है जितना उसके मेंस्ट्रुएशन को समय लगा, मतलब पहला ऑनसेट हुआ है 12 साल, यानी दूसरे बच्चे की उम्र 12 साल। अपूर्वा कह रही है 145 हुआ। 145। 145 हुआ। प्रिया भी कह रही है 145 हुआ। पोलर बॉडी 147 पोलर बॉडी, 145 हुआ, 149 पोलर बॉडी। प्रथमेश कह रहे हैं 139 हुआ। अब पूरा मुझे 145 बताएंगे आप कैसे आया हुआ? सर स्टिल बर्थ हुआ तो लैक्टेशन पीरियड नहीं कट करेंगे ना? ठीक है, तो आपने कितना 15 महीने के बजाय 9 महीने किए होंगे ना, 5 महीने नहीं, 6 महीने नहीं ऐड किए होंगे, बराबर? हाँ। तो टोटल बताइए ना, कैलकुलेशन बताइए। 169 मंथ हुए, बराबर? 169 माइनस 24 की। 169 माइनस एक बच्चे का 15 और एक बच्चे का 9, 24 माइनस कर दिए, राइट? हाँ। तो 9 में से 4 गया, 5 हो गए 4, 145। तो 145 ओवर हुए। एवरीवन इज एग्री? यस सर। रमेश? यस सर। हाँ, तो 139 गलत हुआ उस्ताद फिर, क्योंकि आपको गेस्टेशन तो कंसीडर करना पड़ेगा उसका। ठीक, अब बताइए अपूर्वा, आपने पोलर बॉडीज कितनी बताई? 149। 149। क्यों? सर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो पोलर बॉडी तो फॉर्म होगी ना दोनों के टाइम पे, दो। परफेक्ट।
यानी पोलर बॉडीज तो दोनों ही आपने बनाई है, बराबर। हाँ अब क्या आपने ये कंसीडर किया कि जब वो मेंस्ट्रुएशन जब नहीं चल रहा था, मतलब एक में 9 और 6 15 काउंट करके आपने 24 काउंट किया, बराबर। हाँ सर। अब जब इसमें आपने, मेरे हिसाब से, मैं लेट मी चेक, 30 मतलब 169 मंथ हुए, 169 में से 24 माइनस कर दे तो आपने बचा 145, बराबर। 145 हुआ के साथ 145 पोलर बॉडीज तो हो गई होंगी, और 2 4, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक जा रहे हैं। 149। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? सर सर आपने लेडी की एज तो 24 बताई थी ना? लेडी की एज 24 बताई। शुभम बोलो, क्या बोला? लेडी की एज 24 बताई थी ना सर आपने? नहीं ना मेरे भाई, मैंने 25 साल बताई। ओके सर। ओके, नाउ गॉट द कंसेप्ट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अपूर्वा मैडम, इसके पहले क्वेश्चंस लगाए थे क्या ऐसे? अपूर्वा, गार्गी? नहीं सर। नो सर। तो लगाना चाहिए था, अपन रेजोनाइट से अपने लगाना चाहिए था। मैं समझता हूँ डॉक्टर शुभम बशी ने, चैतन्य भाई, ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए। राशि मैडम, इज इट? यस सर। ओके, परफेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस आपने नोट कर लिया है, इसे मुझे अलग से इसके बारे में लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के कुछ उन पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करता हूं, लिखवाता हूं, जो कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नीट। हेडिंग डालते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, हेडिंग डालते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि मैं स्पर्म के स्ट्रक्चर तक फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर सकूं। मानसी, पिक्चर क्लियर है? पूरा क्वेश्चंस क्लियर है सारे? Yes. डॉक्टर खेड़कर, आर यू देयर? यस सर। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे। हाँ सर। परफेक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हेडिंग डालेंगे, मेरे साथ लिखते भी चलेंगे। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स और कुछ रेफरेंस बुक्स के स्टेटमेंट्स मैं लिखवाता चलूंगा साथ में आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन, कहां पर? Seminiferous tubule. Germinal epithelium of seminiferous tubule. Seminiferous tubules. Swami ji, agree? Yes, sir. Perfect. Seminiferous tubules are consist of which epithelia? Anyone? Repeater batch? Cuboid. Perfect. Cuboidal epithelia. यही सब चीजें पूछी जाती हैं नीट में। ये epithelia पे तो सवाल 101% आएगा कि which of the following has cuboidal epithelia. अब वो कौन सा आएगा, God knows, right? जिसके अंदर क्या होता है? That contains, that has, or that is also called as क्या मतलब PGMC, primordial germinal cell। रश्मि सूर्यवंशी, आप सुन रही हैं? You miss so many classes. Okay, चलिए। Seminiferous tubules has
हैव नर्व सेल्स। दूसरा नाम Sertoli cell. सर्टोली सेल्स। क्या करती है? Provides nourishment to the immature cell. पूरा लिखने के बजाय यहां लिख देता हूं नरिशमेंट। ओके, पॉइंट नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन फेज produces two types of sperms, two types of spermatogonia. Type A and type B. Type A serves as stem cells. जो बार बार बनाता रहता है उसको अपन क्या कह देते हैं? सर्व्स एज स्टेम सेल्स। ठीक है, और एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। वो स्पर्म सेल, स्टेम सेल मतलब ब्लड बनाने वाली स्टेम सेल्स नहीं। ठीक है, और टाइप बी प्रीकर्सर ऑफ स्पर्म सेल्स। इसलिए लिखाना था सेंटेंस मुझे क्योंकि आपको मॉड्यूल में दिया था तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट? चलिए, पॉइंट नंबर 5, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज, जिसमें ग्रोथ होती है किसकी? टाइप बी grows in all prospects. By and develop as बोलिए, अरे बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ग्रोथ फेज के बाद मैच्योरेशन फेज, 2 divisions, meiosis 1, reductional division, and meiosis 2, equational division. Point number 7, which process? Repeater batch. रिपीटेड बैर के यही समस्या है, इसलिए तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बड़ा मुश्किल है, मतलब कहना भी नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन तुम लोगों को इतना एक्टिव रहना चाहिए इंस्टेंट आंसरिंग में ताकि खुद का भी रिवाइज हो सके। बट एनीवेज, 12th स्पर्मेटोलियोसिस क्या बताया था? व्हाट इज स्पर्मेटोलियोसिस? 12th Maturation of sperm. स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस, और इसमें क्या कन्वर्ट होगा? Spermatids spermatozoa बनेंगे। स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। परफेक्ट, एवरीवन नोटेड? ये सिर्फ इसलिए 12th के लिए जरूरी था थोड़ा सा लिखवाना ताकि आप उसे पढ़ें, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी हैं, बता दी हैं किसमें? डायग्रामेटिक पार्ट, है ना? एनसीईआरटी में हाईलाइट कराना चाहूंगा कुछ। एनसीईआरटी मेरे पास रखी हुई है, पेज नंबर 47। Page number 47. Spermatogonium is diploid and contain 46 spermatocyte.
स्पर्मेटोगोनिया मैं लिख देता हूं 2n, ताकि MP बैच को तकलीफ ना हो। परफेक्ट। Periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte complete the first matrix division, reduction division, leading to formation of two equal haploid cells. जाहिर सी बात है उससे जो दो बनेंगी वो इक्वल और हैप्लॉइड बनेंगी, N और N की। परफेक्ट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, which have only 23 chromosomes. Meiosis 1 के बाद अंडरस्टूड सी बात है, उसे लिखाने की जरूरत नहीं मुझे कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना बचेगा, 23। उसके बाद जो सेकंड होगा 4 इक्वल बनेंगे जो बनेंगे स्पर्मेटिड्स। इसके बाद कितने बनेंगे, 4 इक्वल N, चारों एक जैसे बनेंगे N। परफेक्ट। अब ये जो चारों इक्वल N बने हैं, इसके बाद चारों इक्वल N और मैंने बोल दिया एक जैसे हैं। अब इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को मैं एलाबोरेट कर दूं, मेरे बोलने में क्वेश्चन आ गया। रिपीटर बैच से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, आपको आंसर देना हो तो दे दीजिएगा। पी फेस, कोई मुझे बताएगा कि क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है कि चारों स्पर्म जेनेटिकली विल रिमेन सेम, जेनेटिकली आइडेंटिकल? ट्वेल्थीज, मैंने कहा चार जो बने हैं, दोस 4 स्पर्म्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ। आयुष कह रहे हैं नो और प्रथमेश कह रहे हैं हाँ। Anyone explain? Anyone explain why yes or why no? Why someone is saying yes and why someone is saying no? Sanskriti Jevgale, your answer is no. Why those 4 sperms are, if yes, then why they are genetically identical? If no, why they are not genetically identical? Anyone who can answer? Sir. आप बोलिए। Anyone? सर क्योंकि 2 स्पर्म मतलब स्पर्म्स में ये 22 प्लस X होगा और 2 में 22 प्लस Y। That means you mean to say कि out of those 4, 2 will be genetically identical and 2 will be different, is it? हाँ। अच्छा। Anyone? Ayush, what do you think? Same thing. All will remain same? No, sir. All 4 will be different? No, sir. दो All identical 4 will be होंगे। different. Okay. Okay. कोई ऐसा है कैंडिडेट, रेज योर हैंड, जो चाह रहा हो कि सर चारों भी अलग अलग हो? Anyone? सर चारों का 22 जीन्स का तो अलग अलग रहेगा ना? दोस्तों सिंपल सी बात थी, मियोसिस है। हाउ कम यू कैन से कि दिस विल रिमेन सेम? आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होता ही क्यों है? टू ब्रिंग द वेरिएशंस, टू ब्रिंग अप द वेरिएशंस, टू ब्रिंग अप द न्यू कॉम्बिनेशंस। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम का जब एक्सचेंज होता है तो मियोसिस में बनने वाली चारों सेल्स अलग हो सकती। हाँ, अब उसमें सवाल होता है कि सर एक तो माइटोसिस से बनी है, 2 तो माइटोसिस से बनी है, मतलब इक्वेशनल डिवीजन से बनी है। दैट आई एग्री। तो बची हुई जो मतलब 2 और 2 जो होती है, फर्स्ट 2 एंड अनदर 2, इसलिए ये जो 4 स्पर्म्स होते हैं इनमें 2 स्पर्म्स को कहते हैं, एनीवन द टर्मिनोलॉजी फॉर 2 स्पर्म जो कि मेल कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं, और 2 वो एंड्रोजेनिक और गाइनोजेनिक। एंड्रोस्पर्म्स और गायनोस्पर्म्स। परफेक्ट। 2 स्पर्म्स, 2 are gynosperms and 2 are endosperms. Those who will bring up a male child, those are endosperms, and those 2 having 22 plus X and 22 plus X, they are gynosperms. तो 2 gynosperms हो गए और 2 endosperms हो गए। Perfect. Ayush, I hope doubt is clear. Yes, sir. Perfect. चलिए। So सर नहीं क्लास नंतर कॉल। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो ये पिक्चर क्लियर हो गई कि जहां पर 2 स्पर्म्स बने, आपने जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट किया होगा दोस्तों, उस स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद आपने वहां लिख लेनी चाहिए जो 4 स्पर्म्स आपने बनाए हैं,
या यही सेंटेंस आप लिख सकते हैं, those 4 sperms, out of those 4 these 2 will be gymnosperms. Kanishka, are you there? Yes, sir. Androsperms. What will be the formula or representation of gymnosperms? Anyone? 22 plus y. With gyno 22 plus x, and 22. andro 22 plus y. 2 will be 22 plus y and 2 will be 22 plus x. Perfect. हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और एनसीईआरटी का पेज नंबर 48। उसके पहले एनसीईआरटी पढ़ने का मैं चांस भी आपको दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद 48। एनसीईआरटी पर एक डायग्राम है, उसे निकाल के रखिए। Okay. I hope screen is visible to everyone. Mansi? Yes, sir. Visible. Perfect. परफेक्ट। मैं जहां से बोलूं वहीं पर आप लेबलिंग करेंगे, अभी पूरा लेबल करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस डायग्राम पर यदि आप मुझसे पूछें 101% रिपीटर बैच 2021 का एक क्वेश्चन इसमें है। सो आप ये जो आगे 5 मिनट पढ़ेंगे, इसके लिए आप अपने 4 नंबर्स को सेव कर रहे हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर में पेन पेंसिल रेडी रखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द हेड। हेड जिसे मैंने कहा है एक्रोसोम डिराइव्ड गोल्गी एपरेटस, यानी अंदर की तरफ जो हेड है। पहले तो मैं 3 रीजन बता दूं आपको। एक रीजन हुआ हेड, एक हुआ मिडिल पीस और एक हुआ टेल। तो उसके बीच में हेड और मिडिल पीस के बीच में मैंने एक और स्ट्रक्चर यहां पर उसको लेबल कर दिया, दैट इज नेक रीजन। तो हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस और टेल। पहले तो ये 4 नंबर कर दीजिए, पहले तो ये 4 नंबर कर दीजिए। हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस एंड टेल। चलिए, अब जो हेड रीजन है दोस्तों, इस हेड रीजन में 2 चीजें, एक तो न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्ट है और उसमें भी एक एक्रोसोमल कैप है। तो जहां एक्रोसोमल कैप लिखा है, उस एक्रोसोम के पास मैंने लिख दिया कंटेन्स, आप भी लिखेंगे स्पर्म लाइसिन्स, कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स। अब नाम से भी समझ में आ रहा है 12 स्पर्म लाइसिन्स का मतलब बच्चों ये है कि यहां पर स्पर्म ओवा में जब पेनिट्रेट करेगा तो एक्रोसोम की लेयर को हटाने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स लगेंगे। उन एंजाइम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन्स एंड CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, एक्रोसोम दैट कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि लाइज करने वाला है, मेम्ब्रेन को हटाने वाला है, एक्रोसोम की कैप को भी डिसॉल्व करने वाला है, दैट इज स्पर्म लाइसिन्स, जोनालाइसिन्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हाइलुरोनिडेज। अब उस एक्रोसोम के अंदर मैंने लिखा है एक्रोसोम डिराइव्ड गोल्गी। जब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा होगा, दोनों बैच को जब भावना मैडम ने पढ़ाया होगा, तो उसमें था एक्रोसोम डिराइव्ड गोल्गी एपरेटस, या एक्रोसोम, क्योंकि गोल्गी एपरेटस से ये सारी चीजें बनती है, ये अबंडेंट मात्रा में इसमें होता है सीक्रेशन के लिए, क्योंकि गोल्गी को सीक्रेटरी ऑर्गेनल कहा जाता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन वहां नीट का एक पॉइंट लिख दिया मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट ऑफ टेल, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट ऑफ टेल। यानी इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लें। यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो जहां टेल लिखा हुआ है, राशि मैडम सुन पा रही हैं आप? यस सर। जहां टेल पार्ट लिखा हुआ है बच्चों, उस टेल पार्ट के पीछे भी एक छोटा सा प्रोजेक्टेड पार्ट है
sir. उसको लिख दीजिए हर्षल भाई, नेकेड फिलामेंट अलोन। नेकेड फिलामेंट अलोन मतलब there is no plasma membrane, there is no cytoplasm in that part. Naked filament alone and no cytoplasm. सबसे लास्ट वाला पार्ट दिख रहा होगा, चैतन्य दिखा? यस सर। चैतन्य यस सर। श्वेत प्रतीक दिखा सबको? यस सर। यस सर। जो मैंने दोनों ऊपर नीचे चीजें लिखवा दी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है क्या? यस होता है। साइटोप्लाज्म होता है क्या? यस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो साइटोप्लाज्म तो हो गए, लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ टेल में वो नहीं मिलेगा, और वहां पर वो केवल एक नेकेड फिलामेंट मिलेगा, राइट? चलिए, तो अब मैं आता हूं थोड़ा सा नीचे हेड वाले रीजन में, जहां पर मैंने लिखा है लिटिल साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। लिटिल साइटोप्लाज्म बट डेंस न्यूक्लियस या डोमिनेंट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। उसके बाद में आता हूं नेक रीजन। नेक रीजन में मैंने क्या किया? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये दो पार्ट लिखा दिए। अब यहाँ पर एक बहुत भारी क्वेश्चन बनता है, जो हर बार हर बुक में अलग अलग दिया होता है, लेकिन हम लोग उसको फाइनल करके लिख ले रहे हैं कि जो सेंट्रियोल है वो नेक रीजन में मिलेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो फिर सवाल आता है, क्या माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में या सॉरी मिडिल पीस में क्या सेंट्रियोल नहीं होता? तो मिडिल पीस में एक सेंट्रियोल होता है। एनीवन? रिंग सेंट्रियोल। परफेक्ट, रिंग सेंट्रियोल, जिसे एन्यूलाई भी कहते हैं, बट उसका कोई फंक्शन नोन नहीं है दोस्तों। तो जहां आपने, लोकेशा मैडम सुन रही हैं आप? Yes, sir. परफेक्ट। गौरी, रिया, कलवन की गैंग सुन रही है पूरी? यस सर। Yes, sir. वैभव, विराज, Yes, sir. यस डॉक्टर वैभव बचाओ, जहां पर नेक रीजन लिखा हुआ है, मैंने दो सेंट्रियोल लिखाए हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। उसके बाद एक मिडिल पीस लिखा है, आप वहां पर भी लिख देंगे रिंग सेंट्रियोल बट विथ अननोन फंक्शन। रिंग सेंट्रियोल बट विथ अननोन फंक्शन। फिर आप देखेंगे तो जिगजैग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिए हुए, वो भी मैंने लिख दिया 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया, 25 से 30। दैट इज ओनली द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग दो स्पर्म्स, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। वो जिस रीजन में होता है उसे लिखा है नेबेनकर्न, उस रीजन को लिखा है मैंने नेबेनकर्न। नोटेड? उसके बाद दोस्तों, अमृता मैडम नोटेड? Yes, sir. उसके बाद दोस्तों मैंने वहां पर नीचे की तरफ आने पर टेल वाले पार्ट को लिख दिया। टेल में मैंने आपको लिखवा दिया, टेल के आगे छोटा सा पॉइंट निकला हुआ है, उसको मैंने लिखा दिया आपको क्या? नेकेड फिलामेंट अलोन विदाउट साइटोप्लाज्म। और स्पीड मैंने इन जनरल, क्योंकि मॉड्यूल में दी थी तो स्पीड लिख दी मैंने, 1.5 से 3 मिलीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में चलता है वो 1.5 से 3 मिलीमीटर, राइट? ये ओवरऑल मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको बताया। ये जो एक्सियल फिलामेंट है दोस्तों, इसमें एक्सियल फिलामेंट किसमें मिलता है? एक्सियल फिलामेंट किसमें मिलता है? अरे टेल में जो बच्चों फिलामेंट बना हुआ है, या जो टेल लिखा हुआ है ना, उसमें लिख दीजिए फिलामेंट। टेल में इसमें लिख दीजिए एक्सियल फिलामेंट। अब मुझे किसी बैच से एक्सपेक्टेड होगा दो सेंट्रियोल जो है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, इन दोनों का कोई रोल बताएगा। व्हाट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डज एंड व्हाट डिस्टल सेंट्रियोल डज? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज में मदद करता है। एक्सियल फिलामेंट को बनाने में मदद करता है, डॉक्टर खेड़कर। तो 12th जहां साइड में जगह बची है अभी नेबेनकर्न के नीचे टेल वाले रीजन के पास,
वहां लिखेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इस बात को समझिए पहले लिखने के पहले। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बच्चों, सेंट्रियोल का काम क्या होता है गौरी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? 12th की गौरी। ओहो, रिया, वैभव, विराज, वेदांत, वेद, ओमकार, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? Formation of mitotic apparatus. And Ester division. formation. And division. Am I right? Yes, sir. तो बच्चों क्या होता है, स्पर्म जब ओवा को पेनिट्रेट करेगा, ये स्पर्म जब ओवा को पेनिट्रेट कर देगा, जो जाइगोट बनेगा, तो जो पहले क्लीवेजेस होंगे वो अर्ली क्लीवेज में मदद करने वाला apparatus proximal centriole। तो साइड में जहां जगह वहां लिखेंगे proximal centriole helps in early cleavage in zygote, helps in early cleavage in zygote। तो फिर distal centriole क्या करेगा? It forms axial filament of the tail, axial filament of the tail। Ayush, noted? Yes, sir. Perfect. I hope everyone is इस इमेज को शेयर करने का भी शायद बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। सो सेम टाइम बिफोर क्लोजिंग द स्क्रीन आई शुड शेयर। सर हाँ बोलिए। सर लास्ट में आपने क्या बोला? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प्स इन अर्ली क्लीवेज ऑफ जाइगोट। नोटेड? यस। चलिए अब आता हूं बच्चों में oogenesis। परफेक्ट। आई होप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल गैमेट का फॉर्मेशन, उसकी लोकेशन, उसका हार्मोनल कंट्रोल, परफेक्ट, उसके डिसऑर्डर्स, परफेक्ट, ये सारा डन। अब अपन फीमेल का पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर, यानी ये गैमेट का वहां तक पहुंचना, उसके स्टेप्स, और फिर फीमेल की बॉडी में पहुंचने के बाद उसका कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, देन फर्टिलाइजेशन की केमिस्ट्री पर आएंगे। चलिए तो हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, oogenesis। oogenesis पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ ही लिखते चलेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवा, जिसे मैं ओवम कह दे रहा हूं, या मैच्योर फीमेल गैमेट, इसको मैंने कह दिया ओवा, उसको अपन कहते हैं oogenesis। मैच्योर इसलिए क्योंकि सेकंड मियोटिक डिवीजन तक वो oogenesis की ही प्रोसेस है। परफेक्ट। कहां पर हो रही है लोकेशन? कहां पर हो रही है? Germinal epithelia of ovary. Terminal epithelium of seminiferous of ovary. अरे सेमिनिफरस ट्यूबुल कहां से आ गई उसका? टेक्स प्लेस इन फीमेल ओवरी, starts before birth, starts before birth। fetal ovary starts formation oogonia by multiplication phase, by multiplication phase। visibility clear है? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर
कुलकर्णी क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर कुलकर्णी क्यों छेड़ रहे हैं कैमरे को? गलती से ऑन हुआ सर। Focus on what I am teaching. यस सर। Growth phase, need का statement, growth phase of the primary oocyte is very short or very long? Anyone? Anyone? Growth phase of the primary oocyte is very long or very short? नहीं कर रहे हो. Very long. From months to years. अरे ग्रोथ फेज है ना, वो तो अभी डिवीजन करने के दूसरे डिवीजन के तो जा ही नहीं रहे जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आती. परफेक्ट. राशि मैडम अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. प्राइमरी फ्लो चार्ट ही लिखवा दूं क्या मैं? ओवरऑल फ्लो चार्ट लिखिए आप, ताकि क्या है ओवरऑल फ्लो चार्ट, सो दैट आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. ये नोट कर लिया मानसी? Yes, sir. परफेक्ट. एवरीवन नोटेड दिस? Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर कुलकर्णी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके. मैं फ्लो चार्ट बनवा देता हूं. मुझे ऊगोनिया जो सबसे पहले बना था दैट वाज ऊगोनिया. उसके बाद प्राइमरी oocyte, राइट. प्राइमरी oocyte के बाद जो कि अरेस्ट हो गया था या थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ग्रोथ फेज में भी प्राइमरी oocyte ही था, है ना. कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल. 101% दूसरा सवाल जो इसमें पूछा जाने वाला है आपसे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बाद. After some months, yeah, after some time, it is covered by, it is surrounded by, it is surrounded by many layers called, now called as primary follicle. बात को समझना, oocyte प्राइमरी है कि फॉलिकल प्राइमरी. मैंने पहले oocyte प्राइमरी बताया, अब जब लेयर्ड हो उसमें लेयर बन गई, थिका बन गई बहुत सारी, तो मैंने प्राइमरी फॉलिकल लिखा है. ये प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट होते रहते हैं. Those primary follicles keep on degenerating, keep on degenerating. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? Anyone? Follicular atresia. Perfect. From, sorry, puberty to birth लिखना है. From birth to puberty. From birth to puberty. जितनी भी फीमेल चाइल्ड यहाँ सुन रही हैं, फीमेल चाइल्ड को पता होना चाहिए कि उनकी बॉडी में जब वो मदर की बॉडी में थी, उनकी ओवरी में ये प्रोसेस शुरू हो गई थी. बहुत सारे oogonia बने, वो oocyte बने, ग्रोथ फेज लंबी हो गई काफी, कई सालों तक जब तक प्यूबर्टी नहीं आई. फिर वो लेयर्ड होने लगा स्ट्रक्चर. जब वो लेयर्ड हो गया तो उसने प्राइमरी फॉलिकल कह दिया. वो प्राइमरी फॉलिकल कई सारे हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकलते हैं, या हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नहीं कहना चाहिए मैंने, वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के पहले तक कई सारे वेस्ट होते हैं. दोस प्राइमरी फॉलिकल कीप्स ऑन डिजनरेटिंग फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. उसको कह दिया मैंने फॉलिकुलर
एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। प्रिया मैडम नोटेड? Yes, sir. ओके। ओनली 60 to 80,000, 60,000 से 80,000 तक एक्सपेक्टेड होता है फॉलिकल्स रिमेन एज रिजर्व, है ना? बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। प्रोसेस का नाम फॉलिकुलर एट्रेसिया। फिर प्यूबर्टी स्टेज आती है, फिर एक एक निकलने लगता है मेंस्ट्रुएशन में। ये जितने भी हजारों बचे, लाखों के हजार बचते हैं, हजार के केवल अपना रिप्रोडक्टिव फेज कितने ईयर का है ऑन एन एवरेज? रिप्रोडक्टिव फेज अपनी कितनी ईयर्स की कंसीडर की गई है ह्यूमंस की? 35 to 40. हाँ, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि 12 to 52 या 50 या 42 तक कंसीडर करते हैं, तो लगभग 30 साल का एक स्पैन आता है, 30 से 40 साल का स्पैन आता है जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज है। अब वो 30 से 40 साल भी अपन पकड़ो, 40 भी पकड़ लो, जो बहुत रेयर होता है, 40 भी पकड़ लेते हैं तो एक साल में 12 महीने, 12 चौक 48, यानी 480 महीने, 480 ओवा बराबर। अब 480 ओवा में से मान के चलिए ये सारे एक या दो बर्थ होते हैं। अब एक या दो बर्थ होते हैं तो वो 15-15-30 महीने में नहीं बनेगा, मतलब लगभग 450, यानी कई लाखों बनते हैं, कई हजारों बचते हैं, और महज कुछ 400-450 जो है वो रिलीज किए जाते हैं विद द टाइम, बाकी फिर वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। परफेक्ट। चलिए, ये गणित समझ में आ गया होगा मानसी? ओके। जो रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल्स है, रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल्स नॉट oocyte, बात को समझना ध्यान से, रिपीटर बैच, बार बार कह रहा हूं आपसे, ये प्राइमरी oocyte था जो प्राइमरी फॉलिकल में पड़ा है, क्योंकि oocyte की कवरिंग फॉलिकल, राइट? ये जो रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ये और ग्रैन्युलोसा लेयर से सराउंडेड होते हैं। रिमेनिंग प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स। जब ये और ज्यादा ग्रैन्युलोसा लेयर से कवर्ड हो जाते हैं, थीका बनाने लगते हैं, तब इसे अपन कह देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल विथ थीका। थीका मतलब उसकी लेयर्स हो गई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, राइट? अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, फॉलिकल सेकेंडरी है, इसमें oocyte कैसा है रिपीटर बैच? Primary. प्राइमरी। ध्यान ये रखना है कि फॉलिकल ये सेकेंडरी है, बट oocyte अभी भी कैसा है? प्राइमरी। तो ये मैंने सिर्फ हिंट देने के लिए अपन ने लिख दिया। परफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। जब इसी में ये और ग्रोथ करता है विथ मोर ग्रोथ एंड एंट्रम फॉर्म, एंट्रम मतलब होती है कैविटी, यहां नीचे मैंने लिख दिया कैविटी, एंट्रम मतलब कैविटी, विथ मोर ग्रोथ एंड एंट्रम यानी कैविटी बन जाती है। परफेक्ट। वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको अपन कहते हैं जब ये बन जाए एंट्रम फॉर्म्स। तो जब एंट्रम फॉर्म हो जाए तो फॉलिकल कैसा हो गया? टर्शियरी। oocyte अभी भी कैसा है? प्राइमरी। Primary. इस बात को थोड़ा अभी समझना है अपने को, है ना, कि फॉलिकल टर्शियरी है और oocyte उसमें अभी कैसा पड़ा हुआ है? प्राइमरी। परफेक्ट। चलिए, नाउ प्राइमरी oocyte, ध्यान से सुनिएगा, इन टर्शियरी फॉलिकल। नाउ प्राइमरी oocyte in tertiary follicle start growing and complete first meiotic division. Starts growing and complete first meiotic division. दोस्तों, जब इसका पहला meiotic division हो जाएगा तो क्या होगा? एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte प्लस 1 पोलर बॉडी।
महक, कुमुद, काजल, चैतन्य, समीक्षा, स्नेहा, स्नेहल, स्नेहा देवरे, स्नेहा बड़े, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, तो सेकेंडरी ओसाइट बन गया, पोलर बॉडी बन गया। ये सेकेंडरी ओसाइट अभी किसमें पड़ा हुआ है? टर्शरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल, वेरी नाइस। अब इस कंडीशन में फॉलिकल स्टार्ट मैच्योरिंग एज ग्राफियन फॉलिकल। ओके, जो सेकेंडरी ओसाइट था ये लेयर बना लेता है। सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स, स्टार्ट नहीं, फॉर्म्स जोना पेल्यूसिडा। अब रिपीटर बैच में तो कोई आंसर दे सके तो देखिएगा, याद हो, ज्ञान हो, उस बात का तो जरूर आंसर दीजिएगा कि ये जोना पेल्यूसिडा का रोल क्या है और ये कब तक पड़ी रह सकती है। जब तक स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर जाता ओवा में तब तक। नहीं मैडम, उसके बाद भी पड़ी रहेगी जब तक कि वो क्लीवेज होकर एक जगह पर अटैच नहीं हो जाता, इम्प्लांट नहीं हो जाता। इम्प्रॉपर जगह पर इम्प्लांट को रोकने के लिए जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट पड़ा रहता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड सेकेंडरी ओसाइट रिलीज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम से कम ये बता सकता है कोई? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। प्लीज नोट और ध्यान से देखिए क्या समझ में नहीं आया है। ध्यान बस रखना पड़ेगा डॉक्टर खेड़कर कि कहां बेटा हम प्राइमरी ओसाइट समझ रहे हैं, कहां प्राइमरी फॉलिकल है। फॉलिकल टर्शियरी हो गया, उसमें अभी भी प्राइमरी ओसाइट है, फॉलिकल ग्रो करता जा रहा है। अब इसमें यदि थोड़ा सा हार्मोनल प्ले में एक्सप्लेन करना चाहूं तो आई शुड एक्सप्लेन द हार्मोनल प्ले। आई शुड एक्सप्लेन द हार्मोनल। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। पहले इसको नोट करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ hormones play important role in such steps. Please note it down first. देखिए बच्चों, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte का बनना तो डेफिनेटली एक फेज है जिसमें ग्रोथ फेज में एंटर करता है, जो काफी लंबी हो सकती है। परफेक्ट। लेकिन ये जो फॉलिकल बन रहा है इसके लिए हार्मोन लगेगा। विच हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। Follicle stimulating hormone. मतलब इनिशियल स्टेज में पहले फॉलिकल समझना ध्यान से, लिखवाऊंगा बाद में लेकिन दिमाग में बैठनी चाहिए जरूरी बात। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये इनिशियल स्टेज में तब निकलता है जब फॉलिकल को ग्रो करना होता है। फॉलिकल ग्रो होता जा रहा है, होता जा रहा है, फॉलिकल इतना ग्रो हो जाता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और उससे ज्यादा वो एक्सपांड साइज नहीं कर सकता। अब उसे मैंने मैच्योर फॉलिकल कह दिया। और ये मैच्योर फॉलिकल टारगेट होता है किसका? कल बताया था, किस हार्मोन का? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टारगेट करता है मैच्योर फॉलिकल को। सर्ज होता है जो भी मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगा, और उस सर्ज के दौरान वो रप्चर हो जाता है। जैसे ही वो रप्चर होता है, ये सारी इवेंट मैं बता रहा हूं आपको ओवरी में, इनसाइड दी ओवरी ओनली। सेम टाइम जब ये रप्चर होता है तो सेम टाइम oocyte यानी सेकेंडरी oocyte अपने फॉलिकल यानी टर्शियरी फॉलिकल से यानी ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है, एंड द सेम टाइम ओवरी से भी बाहर निकलता है। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन क्या है, ओवरी से बाहर निकलना या फॉलिकल से बाहर निकलना?
both the events takes place together. वो एक ही जैसी बात, इसलिए ओव्यूलेशन ना सिर्फ अपने ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलना बल्कि ओवरी से भी बाहर निकलना, that is ovulation. That usually takes place exact day 14th of the menstrual cycle. जो 28 दिन का साइकिल होता है उसके ठीक 14वें दिन it is expected theoretically that ova will be released from the follicle as well as from the ovary, so that now it can be fertilized. Once it will be in the fallopian tube and if sperm is there after sexual intercourse, then definitely the sperm can penetrate that ova. Perfect. चलिए, अब उसके हार्मोन्स में भी आगे अपन करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा. Now let us consider, क्योंकि ये तो बन गया, ओवा की कहानी मैंने बता दी, तो अब इसका भी स्ट्रक्चर समझ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम्स अपने दिए गए. जैसे स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस का स्ट्रक्चर समझा, वैसे ओवा का स्ट्रक्चर समझा. परफेक्ट. इस स्ट्रक्चर को समझना अपने को बहुत जरूरी. आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. आयुष? यस सर. परफेक्ट बच्चों, देखिए कितना बढ़िया से मैंने हर चीज को, हर डायग्राम को लेबल करके क्यों रखा मैंने, सो दैट आपको जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो कि आप क्या डायग्राम में क्या चीज देख रहे हैं. रैंडम काम नहीं होता. अब सबसे पहले यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं. यदि इस स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ रहा होगा तो मुझे बताएगा ये मैं राइट ओवरी बता रहा हूं कि लेफ्ट ओवरी बता रहा हूं. राइट. लेफ्ट. अपूर्वा मैडम क्यों लेफ्ट लग? सर ये बुक में राइट है. बुक में राइट नहीं, मतलब बुक में जो डायग्राम है ये राइट ओवरी का है कि लेफ्ट ओवरी का? लेफ्ट ओवरी का. लेफ्ट ओवरी का क्योंकि क्यों है? मेसोवेरियम राइट साइड पे ना, मेसोवेरियम क्या? मतलब बुक में लेफ्ट साइड में मेसोवेरियम दिया है. भाई आपके सामने स्क्रीन पर ये डायग्राम है, ये किसी फीमेल का राइट ओवरी है कि लेफ्ट ओवरी है? लेफ्ट. अच्छा, मतलब लेफ्ट में ओवरी रहेगी ये वाली, तो आपका ऐसा मानना है कि ये स्ट्रक्चर जो ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte निकल रहा है, ये जो सेकेंडरी oocyte निकल रहा है ये इन्फंडिबुलम द्वारा रिसीव किया जाएगा, राइट? हाँ. मानसी मैडम, आपको क्यों राइट लग रही है? चलिए, एनीवे, दिस लेफ्ट ओवरी समझने का सिंपल सा कंसेप्ट था. आप मीजोवेरियम ना भी देखते तो ओव्यूलेशन जहां से हो रहा है उसके बाद उसको रिसीव किया जाएगा. अब उसको रिसीव किया जाएगा मतलब जाहिर सी बात है फिम्बरी इस तरफ से लगी हुई है जिस तरफ से ओव्यूलेशन है, तो वो लेफ्ट पार्ट आपको दिख रहा है क्लियर सा. एनीवेज, वो लेफ्ट और राइट बहुत मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि सबसे बाहर की लेयर जो डॉट डॉट वाली लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, वो जो मीजोवेरियम की लाइन वहां पर बनी हुई है, उस डॉटेड स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले लेयर लिखी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम और विसरल पेरिटोनिया. सो आउटर मोस्ट हो गई विसरल पेरिटोनिया, उसको लिख देंगे नंबर 1. बट ये शायद आपके एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं लग रहा है मुझे. नो सर, मॉड्यूल का है. अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो फिर आपकी एनसीईआरटी में भी हाँ लगभग ऐसे ही है बच्चों, लगभग ऐसे ही है. तो आप सबसे पहले बाहर की छोटी सी लेयर बना देंगे. आप बाहर एक लाइन बना दीजिए, बस उसको लिख दीजिए विसरल पेरिटोनिया, आउटर मोस्ट. फिर लिखिए जर्मिनल एपिथेलिया. फिर लिखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया. एक ही साथ आप सारे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं जाएगी.
उस जर्मिनल एपिथीलिया के अंदर फिर ओवेरियन स्ट्रोमा, अंदर की तरफ जो पूरा स्ट्रक्चर पड़ा है दैट इज ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स जैसे होता है। चलिए, जैसी उसकी लेयर्स थी टेस्टिस की, वैसी मैंने ओवरी की लेयर्स बता दी आपको। अब अपन अंदर आते हैं, उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अपन ने देखे थे, इसमें मैं आपको बता रहा हूं एग नेस्ट। देखिएगा, एग नेस्ट आपको दिख रहा है। एग नेस्ट वो होता है जहां पर कई सारे एग्स हैं, उससे फिर एक एक जो है एग ट्यूब है, एग नेस्ट है, उससे एक एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होते हुए आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए, तो फॉलिकल सेकेंडरी हो गया क्योंकि उसमें लेयर्स चढ़ गई हो। इसको थोड़ा सा और मैं जूम, ओके, आई होप नाउ इट्स विजिबल। ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बोर्ड पे जो लिखवाया था, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, यू कैन टैली दिस, कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, बट ऊसाइड उसमें प्राइमरी ही है। फिर एंट्रम बन गई तो फॉलिकल टर्शरी हो गया, लेकिन ऊसाइड अभी प्राइमरी ही है। फिर आप देख रहे हैं इसमें तो बहुत बड़ा एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया, लेकिन ऊसाइड प्राइमरी ही था। अब वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जब रप्चर हुआ तो सेकेंडरी oocyte को उसने बाहर निकाल दिया, उसको अपन ने ओव्यूलेशन कह दिया। वो जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला वो अब फेदरी है, थोड़ा सा फेदरी है, मतलब उसकी सरफेस पर कोई भी स्पर्म आके अडर हो सकता है, बाइंड हो सकता है, स्टिक हो सकता है, चिपक सकता है, ऐसा वो फेदरी होता है। क्योंकि फीमेल गैमेट का फेदरी होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेल गैमेट हो, चाहे वो फीमेल चाहे प्लांट का, सॉरी, चाहे फीमेल गैमेट ह्यूमंस का हो, चाहे फीमेल गैमेट हो प्लांट्स के केस में। स्टिग्मा हमेशा स्टिकी और फेदरी होता है ताकि वो रिसीव कर सके नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को। वैसे ये है, नंबर ऑफ स्पर्म्स को अटैच कर सके, अडर कर सके। जो रप्चर्ड बॉडी थी, ओवा जब निकल गया तो रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल जो पड़ा है उसने बना दिया एग्रीगेट होकर कॉर्पस ल्यूटियम। प्रिया, दिख रहा है मैडम? हाँ सर। स्टेप बाय स्टेप चलते रहे आप। एक्चुअल में उसको मार्क क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मार्क भी मैं कर देता, लेकिन मार्क क्यों नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि होस्ट मैंने सिस्टम को बनाया है और मैं स्क्रीन इस पर शेयर कर रहा हूं, नहीं तो मैं पेन का भी यूज कर पाता, ज्यादा बेटर होगा, अगली बार वो भी करेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम में एग्रीगेट होकर इसने ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना लिया जो किसका सीक्रेशन करने वाला है? प्रोजेस्टेरॉन। परफेक्ट। आगे चलते हैं तो वहां पर ल्यूटिन दिख रहा है, फिब्रिन दिख रहा है, ब्लड क्लॉट दिख रहा है। 2013 का सवाल है, नीट 2013, कि फुल्ली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम हैज ल्यूटिन सेल्स, फिब्रिन क्लॉट, फिब्रिन प्रोटीन एंड ब्लड क्लॉट। इन तीनों को मिलाकर अपन कहते हैं फुल्ली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। कई बार कई महीनों तक उसका एक वेस्टिजियल पार्ट बचा रह जाता है, that is known as corpus albicans. But corpus albicans and corpus luteum, there is a difference of white body and yellow body. If it is with yellow body, lutein cells, pigmented cells, then it is corpus luteum. If it is white body, it is corpus albicans, जिसका कोई known functions अपने को नहीं पता। तो in a sequence, in a row, right from egg nest to primary, to secondary follicle, to tertiary follicle, to graphene follicle, to ruptured follicle and to corpus luteum, to corpus albicans, एक पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बताया जो इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है while oogenesis. प्रथमेश, वेदांत पाटिल, अग्री? यस सर। ये जो एट्रेटिक फॉलिकल्स दिख रहे हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स, जिसको मैंने आपको लिखाया है अंडरगॉन फॉलिकुलर एट्रेसिया, एट्रेटिक फॉलिकल्स लिखा हुआ है बीच में, अंडरगॉन फॉलिकुलर एट्रेसिया, ये आगे चल के डेवलप नहीं होती, महज 60-70 हजार बच जाती हैं, बाकी सारी फॉलिकुलर एट्रेसिया में चली जाती, जो अब ट्रॉफी यानी न्यूट्रिशनल ग्रोथ नहीं करेगी, राइट? अब ऐसा एक सेकेंडरी ओवा भी यदि मैं बता दूं जो रिलीज हो रहा है, तो वो किस टाइप का रिलीज हो रहा है यार?
वो कैसी लेयर्स बना रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक सवाल आया है 2016 या 17 में, या मुझे पता नहीं 17 या 18 की बात है, क्यूमुलस उफोरिकस। तो इस स्ट्रक्चर को समझ, जो कि शायद आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बट नॉट इन दिस डिसेंट वे। नो प्रॉब्लम, एक स्ट्रक्चर तो कहीं पर भी पेज नंबर 51 पर बनाया जा सकता है, जहां ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म दिया हुआ है, वहां बनाया जा सकता है। कि थीका एक्सटर्ना हो गई, थीका इंटरना हो गई, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गया, जहां ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स पड़े। जो ग्रेनुलोसा के लेयर मैंने आपको बताया ना, कि ग्रेनुलोसा की वजह से फॉलिकल बनता जा रहा है, मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल बताया जा रहा है। फिर फॉलिकल एंट्रम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसको लिख देंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फॉलिकुलर कैविटी। फिर तब तक ओवा ने अपने चारों तरफ, एक्चुअली जो सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte ने अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी, दैट इज जोना पेलुसिडा, डार्क ब्लैक कलर की लेयर देखी, बराबर। और फिर अंदर की तरफ न्यूक्लियस, जिसे जर्मिनल सेल कह रहे हैं, और उसने अपने चारों तरफ छोटा सा जो कवरिंग बनाया, दैट इज स्पेशली एक्सक्लूसिव सेकेंडरी oocyte की कवरिंग, दैट इज क्यूमुलस उफोरिकस। I should share this both the diagrams with you. देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बताइए। सर हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि क्यूमुलस उफोरिकस सेकेंडरी oocyte सीक्रेट कर, हाँ, तो फिर इसी को कोरोना रेडिएटा बोलेंगे क्या? नहीं अभी देखिए कैसा है, इनके बीच में एक लेयर बनेगी कोरोना रेडिएटा। अब कोरोना रेडिएटा का क्या मतलब? कोरोना की लेयर मतलब ऐसी होती है कि वो एक कोरोइड लेयर है जो उसका प्रोटेक्शन कर रही है, सीमेंट की लेयर है, ब्रिक्स की लेयर है, जो उसको बाकी किसी स्पर्म से, मतलब एक स्पर्म के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, पेनिट्रेशन के बाद, डॉक्टर खेड़कर दूसरे से रोकेगी, दूसरे पेनिट्रेशन से रोकेगी। लेकिन क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक। ये कोरोना रेडिएटा की लेयर नहीं है क्यूमुलस उफोरिकस, ये सीक्रेट इन्होंने की है, लेकिन ये उफोरिकस खत्म हो जाएगा, जोना पेलुसिडा इंटैक्ट रहेगा, और एक लेयर बन जाएगी कोरोना रेडिएटा। डॉक्टर खेड़कर। हाँ सर। I shared both the diagrams with you, I think. Okay. Mansi, done? Yes, sir. Perfect. बच्चों देखिए, क्यों मैं इतने आराम से और धीरे धीरे आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। एक तो सबसे पहले इसका ज्ञान होना थोड़ा तो जरूरी है ही, दूसरा ज्ञान से ज्यादा जरूरी ये है कि ये वेटेज वाला चैप्टर है, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस चैप्टर को डील कैसे करना है, इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में पहले ऑल द इवेंट्स इंक्लूडिंग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट, एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, देन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, देन सेमिनिफरस टिक्यूल का टीएस। ऐसी फीमेल का भी पढ़ेंगे सर, एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिर एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, और फिर एक टीएस ऑफ ओवरी, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। फिर उसके भी डिसऑर्डर, इसके भी डिसऑर्डर। कंपैरेटिव जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर कंक्लूसिव हो पाएंगे और याद अच्छे से रखेंगे। फिर दोनों के एक्सेसरी ग्लैंड्स, दोनों के सीक्रेशंस, दोनों के होमोलोगस एनालॉगस, तब आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे। अब मैंने दोनों गैमीट की स्टेजेस आपको बता दी, दोनों गैमीट रेडी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल अभी बताना जरूरी है। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के बाद कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन की केमिस्ट्री शुरू। तो बस नेक्स्ट इसमें रेडी रहेगा, पढ़कर रेडी रहेगा। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर केमिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। सो 2 lectures more, 2 or 3 more lectures I need to complete this chapter. Perfect? Check. Any doubt in today's session?
Any doubt in today's session? Amol Bashine, Atharv Gangurde, Darshita, Devki, Sneha, Disha madam. Disha, any doubt? सर हाँ बोलिए. सर ओव्यूलेशन जो है वो एफएसएच के प्रेजेंस में होगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राफिन फॉलिकल है, उस फॉलिकल है, इस वजह से उसके ऊपर एफएसएच एक्ट करेगा, उसके बाद ही oocyte रप्चर मतलब ये फॉलिकल रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा. मैडम आप मुझसे यदि ऑप्शन दें कि ओव्यूलेशन हैपेंस ड्यू टू, तो मैं आंसर लगाऊंगा LH. आप मुझसे पूछेंगे फॉलिकल मैच्योर्स ड्यू टू, तो मैं आंसर लगाऊंगा FSH. ओके ठीक. गौरी, हर्षल, लोकेशा, महक, जानवी, मानसी, शेवाले, निकिता, ओमकार, पल्लवी, प्रथमेश, प्रतीक, प्रिशा. बोलिए यस नो बोलिए फटाफट. नो सर. रश्मि, रिया, राक्ष, ऋतुजा, साक्षी पताड़े, साक्षी पाटिल, सलोनी. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. रौनक, शर्वरी, शरण्या, संस्कृति, समीक्षा, स्नेहल, स्नेहा, सृष्टि, No, sir. सिद्धि. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. बाकी फिर मेरे V फैक्टर हैं सारे 5V और यश भाई, यश गुजर, यश सातपुते. I hope that's all. So I'm going to close the session. Perfect. Stay tuned with this notes and diagrams and read menstrual cycle first. All the best.